A and B are partners sharing profits equally. They agree to admit C for equal share. For this purpose, goodwill is to be valued at 150% of the average annual profits of last 5 years profits. Profits were year ended 31st March 15, 16, 17, 18 और 19. और यहाँ पर इन्होंने जो है एक साल में बताया कि लॉस है, 2018 में लॉस भी है. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2016, यानी कि ऊपर से दूसरे साल की बात कर रहे हैं. An asset of the original cost of 2 lakh with the book value of 1,50,000 was sold for 1,24,000. देखिए, एक एसेट थी जो कि 2 लाख रुपीस की खरीदी गई थी. उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो थी वो 2 लाख रुपीस थी और बुक वैल्यू 1,50,000 है. अब उसको हमने बेच दिया 1,24,000 रुपीस में. अब होता क्या है कि यहाँ पे 3 कॉस्ट, सबसे पहले दिया हुआ ओरिजिनल, उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, फिर दूसरी दी हुई है बुक वैल्यू. हमें जब भी पता करना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ तो उसके लिए क्या करते हैं, हम बुक वैल्यू को कंसीडर करते हैं. अब सवाल उठता है कि बुक वैल्यू क्या है. बुक वैल्यू का मतलब ये कि उसकी आज की बुक्स में कितनी कीमत है, अभी जो बुक्स हैं जो इस समय प्रेजेंट में उसकी क्या कीमत है. अगर हम इसका इंटरप्रिटेशन करें तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि वो 2 लाख रुपीस की खरीदी गई थी, फिर वो यूज होते रही होगी और यूज होते होते उसकी वैल्यू जो है कम होते होते आज बुक्स में 1,50,000 हो गई. क्यों कम हो गई, आपको पता है, एसेट्स डेप्रिशिएट होती हैं. तो वो कभी 2 लाख रुपए में 2 लाख रुपीस में परचेज करी गई होगी, फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगते रहे होंगे और डेप्रिसिएशन लगते लगते आज की उसकी बुक्स में जो वैल्यू है वो 1,50,000 है. तो क्या वो पहले क्या वैल्यू होती थी जब खरीदी गई थी, उससे हमें मतलब नहीं है. जब भी हमको पता करना होता है कि आज की तारीख में उसमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, आप ऐसा डेप्रिसिएशन चैप्टर में भी करते थे, तो उसमें क्या करते हैं, बुक वैल्यू को कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पे 2 लाख रुपीस जो है वो हमारे लिए इन फैक्ट में इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, उसको हमने कहीं पे भी यूज नहीं करना है. तो कुल मिला के क्या हुआ कि एक मशीन जिसकी कीमत आज 1,50,000 थी उसको हमने 1,24,000 में बेच दिया. तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हुआ, 26,000 रुपीस का लॉस हुआ. और आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि कोई भी फिक्स एसेट्स या एसेट्स के अदर देन स्टॉक, कोई जो ऐसी चीज है जिसको आप बिजनेस को चलाने के लिए यूज कर रहे हैं, वो सारी एसेट्स में अगर आप कोई बेचते हो, उसमें कुछ भी बेचते हो तो घाटा या फायदा होता है. उस घाटे फायदे को हम रूटीन का प्रॉफिट नहीं मानते हैं, उसको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मानते हैं या नॉर्मल लॉस नहीं मानते हैं. ऐसे प्रॉफिट या लॉस को हम एबनॉर्मल नेचर का कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पे कुल मिला के क्या मतलब निकल के आ रहा है कि 26,000 रुपीस का एक एबनॉर्मल लॉस आया हुआ है 31st March 2016 के ईयर के अंदर जो खत्म होता है. अभी हम इसका क्वेश्चन भी करते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा. फिर इसी तरीके से कहते हैं जी 1 अप्रैल 2017 कंप्यूटर कॉस्टिंग 1 लाख वर परचेज्ड एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग. एक कंप्यूटर खरीदा गया था 1 लाख रुपीस का 1 अप्रैल 2017 को, और ये जो कंप्यूटर जब खरीदा गया था तो 1 लाख रुपीस का खरीदा गया था और गलती से इन्होंने क्या किया था, इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख दिया. अगर आपने इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख दिया तो आपको समझ में आ रहा होगा ये गलती है. कंप्यूटर तो एसेट होती है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन किया था, उन्होंने कार को ऐसे मान लिया था. तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख करके उन्होंने पीएल में लिख दिया होगा. तो उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर उसको लॉस दिखा दिया या एक्सपेंस दिखा दिया, जबकि कंप्यूटर क्या है, वो एसेट है. तो आपको इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, जो जैसे आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कार के केस है वैसे ही कंसिडर करना होगा. उन्होंने क्या किया, गलती से उसको एक्सपेंस दिखाया. वो एक्सपेंस तो नहीं है, रियलिटी में तो वो एसेट है. तो हम उसको हटाएंगे और हटा करके क्या करेंगे, हम इसको लेके आएंगे वहां पर बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट अभी बनानी नहीं होती, यानी कि यहाँ से रिमूव करते हुए उसको बैलेंस शीट में भेजेंगे. फिर आगे कहते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस.
और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाना था 20% के रेट के साथ। तो मैं आपके साथ एक व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं और उसमें हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो एज यूजुअल हम क्या करेंगे, इसमें जो अपना करने का वे है उसी वे से शुरू करते हैं क्वेश्चन, और कंप्यूटर के साथ में कैसे डील करना है ये आपको प्रैक्टिकली मैं समझाते हुए चलता हूँ। तो चलिए अब हम आ रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे। सबसे पहले हम लोग ईयर लिख लेते हैं। ईयर कौन कौन से थे और इसमें एडजस्टमेंट भी थी, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे हेडिंग ईयर लिख ले रहे हैं। फिर यहाँ पर डिटेल्स लिख लें, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, और चूंकि यहाँ पे एक एडजस्टमेंट था तो हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख ले रहे हैं। March 15 को ईयर खत्म हो रहा है इनका पहला वाला। हम अभी जिस ऑर्डर में दिए उसी ऑर्डर में लिख लेते हैं, हालांकि जब वो लास्ट लेके चल रहे होते हैं तो आप ऊपर से भी लेके कर सकते हो, तो नो वरीज, आप ऐसे ही करते हुए चल लो। 31 मार्च 15 को ये ईयर खत्म हो रहा है पहला वाला। फिर 16, 17, 18, और यहाँ पर जो है एक एडजस्टमेंट भी है। कौन से ईयर पे है एडजस्टमेंट, पहले वो भी लिख लें। इफेक्ट लिया है हम लोग, किस ईयर में एडजस्टमेंट थी, 31 मार्च 16 को जो खत्म हुआ था, ठीक है, सेकंड वाले ईयर में। 15 में इन्होंने दिया हुआ है आपको 40,000 रुपीज का प्रॉफिट। लिखते हुए चलते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट है 40,000 रुपीज का। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो हम सीधा इसमें 40,000 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। फिर 31 मार्च 16 वाले में एक एडजस्टमेंट है। यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 60,000 रुपीज का, और एडजस्टमेंट देखिए क्या दी हुई है, ये वाली एडजस्टमेंट क्या कहते हैं, ड्यूरिंग द ईयर 31 March 2016 an asset of the original cost of 2 lakh with book value of 1,50,000 was sold for 1,24,000। तो 1,50,000 रुपीज की एसेट की वैल्यू थी हमारी बुक्स में, हमने उसको बेच दिया 1,24,000 में, यानी कि 26,000 रुपीज का आपका लॉस हो गया, और ये एबनॉर्मल नेचर का लॉस है। आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो मैं इसको लिख रहा हूं वापस आपके साथ एडजस्ट करने के लिए। एबनॉर्मल लॉस, आप चाहते हैं यहाँ पर और एलोबरेट करके लिख भी सकते हैं कि किस चीज का एबनॉर्मल लॉस था। तो लॉस से क्या हुआ होगा, जब आपका लॉस दिखाया गया होगा तो उन्होंने क्या किया होगा, इसको प्रॉफिट को माइनस कर दिया होगा। कितना लॉस हुआ था, 26,000 का, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस किया था, अब वापस हम ऐड कर देंगे और सही प्रॉफिट पता करेंगे जो कि हमारा 86,000। लॉसेस माइनस हो गए होते हैं एबनॉर्मल नेचर के या नॉर्मल नेचर के, जो भी है नॉर्मल को तो रखना ही होता है, तो एबनॉर्मल नेचर के जो लॉसेस माइनस हो गए, इफेक्ट नलिफाई करने के लिए हम उसको वापस ऐड करते हैं, और जो प्रॉफिट आके ऐड हो गए होते हैं उनको हम माइनस करते हैं। अब हम इसी तरीके से चलते हैं आगे। 31 मार्च 17 को हमें
कितने प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पे 1 लाख रुपीस के प्रॉफिट दिए हुए हैं। प्रॉफिट्स 1 लाख। इसके बाद हम आगे चल रहे हैं और देखते हैं फिर क्या दिया हुआ है हमें। इसके बाद उन्होंने बताया है कि 2018 में 20,000 रुपीज का लॉस, यहां पर 31 मार्च 2018 में लॉस है और लॉस का अमाउंट था आपका 20,000। तो हम यहाँ पे 20,000 चाहे तो ब्रैकेट में लिख लें या माइनस में लिख दे रहा हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए। और यहाँ पर एक एडजस्टमेंट, अब होता क्या है कि इसमें एक कंफ्यूजन डेवलप होता है। इस तरह यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2017। कंफ्यूजन क्यों डेवलप होता है? यहाँ पर हम 18 में डील कर रहे हैं और आप बोलोगे, कई बच्चे सोचते हैं कि यहाँ तो 17 की बात कही गई है, फिर ये 18 में क्यों डील किया जा रहा है? तो इस बात को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं व्हाइट बोर्ड पे वापस चल रहा हूँ। ये जो ईयर है ना, ये सारे खत्म इस दिन हो रहे हैं। स्टार्टिंग कब हुई थी ये भी समझना होगा। तो स्टार्टिंग इसकी कब हुई होगी? 1 अप्रैल 14 से। इसकी स्टार्टिंग हुई होगी 1 अप्रैल 15 से। इसकी स्टार्टिंग हुई होगी 1 अप्रैल 16 से। इसकी स्टार्टिंग हुई होगी 1 अप्रैल 17 से। और हमारा जो डेट दी हुई है वो यहाँ आती है, इस ईयर में आती है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, केवल क्लोजिंग डेट ये देखते हैं 31 मार्च 18 दी है और ये पिछले वाले ईयर में उसको एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस बात को आपको समझना होगा कि ये जो ईयर शुरू कब से हो रहा था, ये वाला ईयर 1 अप्रैल 17 से शुरू हो रहा था। तो इसलिए ये जो सेकंड वाली एडजस्टमेंट है वो इस वाले ईयर में आके तो हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं क्या आगे है। उन्होंने बताया कि एक कंप्यूटर था 1 लाख रुपीस का, जो कि गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख दिया गया। तो पिछली बार भी किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था तो उनको डाउट हो रहा था। मैं इस बात को फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ आपको कि देखिए असल में हुआ क्या होगा कि जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होंगे, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो है जीपी उतारा गया होगा, जो भी है मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेने के लिए समझा रहा हूँ 5 लाख रुपीस। तो यहाँ पर क्या है एक्सपेंस है, सपोज कर लेते हैं जी 2 लाख। अब इसको बंद करते हैं तो इस समय आप देखेंगे 5 लाख में से आप अगर माइनस करोगे 2 लाख तो आपके नेट प्रॉफिट कितने आएंगे? 3 लाख रुपीस। अब अगर हम गलती एक कर देते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया कि एक एसेट को लिख दिया। सपोज करिए कि हमने यहाँ पर कार को लिख दिया या हमने कंप्यूटर को लिख दिया। सपोज कर लीजिए कि 50,000 रुपीज का हमने कार लिख दिया, या पिछली बार कार था, इस बार क्वेश्चन में कंप्यूटर है। सपोज कर लीजिए हमने यहाँ कंप्यूटर लिख दिया। तो अब जब हम कंप्यूटर लिख देंगे तो रिजल्ट क्या होगा? ये प्रॉफिट आपका घट जाएगा। आपका प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो गया होगा? आपका प्रॉफिट हो जाएगा 2,50,000, जबकि रियलिटी में प्रॉफिट कितना था? 3 लाख। तो हम उसको सही कैसे करेंगे? हम इसको सही ऐसे करेंगे कि हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ उसमें कार की कॉस्ट को जोड़ देंगे और सही प्रॉफिट अब हमें पता चल जाएगा। 2,50,000 का नेट प्रॉफिट है, 50,000 रुपीज की कार ना हो करके जैसे अब केवल कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की बात कर ले रहे हैं। जब हम इसको जोड़ देंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि सही प्रॉफिट कितना है। अब प्रॉफिट के अंदर अगर हम समझें तो यहां पर आकर हमने क्या करना, उसको ऐड करना है। कुल मिला के अगर हम बड़े तौर पर याद रखने की बात करें तो अगर कोई एसेट को खर्चा दिखा दिया गया उसको वापस ऐड करना होगा, क्योंकि वो खर्चा नहीं है, उसने प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया होगा। तो अब हम यहीं पे वापस अपने क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पर जो कंप्यूटर की कॉस्ट है वो कंप्यूटर कितने का था, जितने का था उतने रुपए की कॉस्ट अप्लाई करके वापस ऐड कर देंगे। जैसे हमने वहां पर एडजस्ट किया था 2,50,000 ऐड किया, वैसे यहाँ पर कंप्यूटर का एडजस्ट है। कंप्यूटर हो सकता है, कार हो सकता है, एयर कंडीशनर हो सकता है, कुछ भी एसेट हो सकती है। उस एसेट को हम वापस लाके ऐड कर देंगे।
अब क्वेश्चन में थोड़ा सा बात और समझनी है कि एक और बात कही गई है कि डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता है, और इस कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन चार्ज होना है जी 20% के रेट से। तो अब देखिए, हमने पहले तो उसको एसेट माना ही नहीं था, हमने तो उसको एक्सपेंस मान लिया था, तो हमने इसका मतलब पहले डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा। तो अब क्या है कि जब उसको हम एसेट बनाएंगे तो फिर उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे, क्योंकि एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कहा गया। और क्या डेप्रिसिएशन का रेट है जी 20%। तो डेप्रिसिएशन पहले नहीं चार्ज होगा, पहले नहीं खर्चा दिखाया गया होगा, अब दिखाया जाएगा। क्यों नहीं दिखाया गया होगा? क्योंकि उन्होंने पहले उसको एसेट ही नहीं माना। जब एसेट ही नहीं माना तो उन्होंने खर्चा कहां से दिखाया होगा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और डेप्रिसिएशन जो होगा वो चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन मैं यहीं पे कैलकुलेट कर दे रहा हूं। 1 लाख रुपीस के ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन जो चार्ज होना है वो पूरे साल भर के लिए चार्ज होना है, क्योंकि 1 अप्रैल की बात कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ गया 1 लाख का 20% फॉर 12 मंथ्स इज 20,000। और इसके बाद ये हमारा जो है 18 का सही प्रॉफिट होगा, और ये जो सही प्रॉफिट निकल के आ रहा है ये आ रहा है भाई आपका 60,000 रुपीस। अब हम आगे चलते हैं, और इस बार जो ईयर है हमारा 31 मार्च 19 का, और ये ईयर हम लिख भी देते हैं कब शुरू हुआ होगा। ये शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 18 को। इस बार के जो प्रॉफिट्स हैं वो हमें दिए हुए हैं 1,50,000 रुपीस। तो हम लोग 1,50,000 प्रॉफिट्स लिखें। अब एक एडजस्टमेंट जो है यहाँ पे वो हिडन है, जो नजर नहीं आ रही पर है, आपको समझाता हूं मैं। क्वेश्चन में वापस चल रहे हैं। लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन द रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। देखिए क्या हुआ कि कंप्यूटर को उन्होंने पहले एसेट माना ही नहीं, तो एसेट माना ही नहीं, गलती हो गई उनको, उन्होंने एसेट दिखाई ही नहीं, तो उन्होंने पिछले साल ये गलती करी, तो उसका इफेक्ट इस साल भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने तो पिछली वाली चीजों को लेके चल रहे हैं, पुराने रिकॉर्ड्स को लेके चल रहे हैं। तो जब ये पिछले साल नहीं दिखाया गया होगा तो इस साल भी नहीं दिखाया गया होगा। तो हुआ क्या होगा, कंप्यूटर को तो हमने इंटैक्ट करके पिछले साल के बैलेंस शीट में ले आए वहां पर डेप्रिसिएशन पिछले साल का भी चार्ज हो गया। तो अब देखिए, आप सोच के देखिए कि वो एसेट इस साल भी यूज हुई होगी, तो अगर इस साल भी यूज हुई होगी तो उसका डेप्रिसिएशन इस बार भी चार्ज होगा। तो अगर डेप्रिसिएशन की बात करें तो जब उन्होंने पहले दिखाया ही नहीं था तो पिछले साल भी डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया गया होगा, इस बार भी डेप्रिसिएशन दिखाया गया होगा। तो हमें करना क्या होगा, जो हिडन इंफॉर्मेशन है कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन इस बार भी चार्ज करना। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कंप्यूटर के ऊपर। अब बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात और है यहाँ पर, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के 2 मेथड होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है जिसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, और एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में क्या होता है कि जो भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। पर रिटन डाउन वैल्यू में क्या होता है कि पिछले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो रिटन डाउन, जो रिड्यूस्ड वैल्यू आ गई है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। तो क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस, यानी कि पिछले साल का जो डेप्रिसिएशन था वो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो पिछले साल एसेट थी 1 लाख रुपीस की, वो पिछले साल में डेप्रिशिएट हुई थी कितने रुपए की, 20,000 रुपीस की। ये देखिए, आपको दिखा देता हूं मैं, ये 20,000 की एसेट डेप्रिशिएट हुई है आपकी। इसका मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर था वो 1 लाख रुपीस का था, 20,000 डेप्रिशिएट हो गया, और इस साल वो कितने की रिटर्न डाउन वैल्यू बची है उसकी 80,000 की। तो आपकी बार जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 80,000 के ऊपर होगा। हाँ, अगर ये ओरिजिनल कॉस्ट कहते या ये कहते कि स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है तो फिर हम 1 लाख के ऊपर ही 20% डेप्रिसिएशन इस बार भी चार्ज करते हैं। तो हम 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और हम 12 मंथ्स के लिए चार्ज करेंगे। तो ये आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा
16,000 रुपीज। और ये जो प्रॉफिट है आपका आएगा 1,34,000। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारे प्रॉफिट्स को टोटल करेंगे। तो आइए आप भी मेरे साथ इसका टोटल करिए और मुझे बताइए कि टोटल प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं। कीर्ति जी साथ का साथ 4,20,000। कितना आ रहा है? 4,20,000। ठीक है, अब हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट 4,20,000। और ये कितने इयर्स के प्रॉफिट थे भाई? ये थे 5 इयर्स के। तो 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 84,000 सर। और गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल कैसे हो जाएगी कैलकुलेट? नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर नंबर ऑफ परचेज ईयर से नहीं करने को बोला गया था, यहाँ पर उन्होंने बोला था, मैं कुछ दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में है थोड़ा सा ये क्वेश्चन जैसा भेजा है तो थोड़ा सा ना इसकी मिसप्रिंट है। इसमें मिसप्रिंट क्या मतलब हेजी प्रिंट है, कहने का मतलब ये ऊपर दिया हुआ है फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स। यानी कि कैसे करना है, एनुअल प्रॉफिट से का 150% करना है। तो यहाँ पे 150% कर दें, 150 कैलकुलेट कर दीजिए। तो 150% देखिए आपका कितना आ गया, 1,26,000। 1,26,000। कीर्ति कितना आंसर था आपका इसका? सर 1,26,000 सर। तो जी बताइए सर जो 2019 में मेरे को डाउट हो रहा था, मतलब कि मतलब इसके बाद भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे या नहीं, इसकी वजह से गलत आ रहा था। चलिए अभी आपको समझ में आ गया भाई। वो एसेट जो थी ना, हमने अगर हम मान लेते हैं कि 3 साल पहले खरीदते तो 3 साल में तो डेप्शन चार्ज नहीं होगा, क्योंकि 3 साल पहले ही उन्होंने 3 साल पहले की बात है, उस समय उन्होंने एसेट नहीं दिखाई, तो आगे कहाँ डेप्शन दिखाएगा? तो हम शुरू से इसको ठीक करते हुए चले आएंगे। अगर 3 साल की बात है, 2 साल की, जैसे कि इसमें तो 2 ही साल की बात है, तो उन्होंने क्या करना है, पहले उस एसेट को वहां लाना है, फिर उस साल डेप्शन, फिर जितने साल भी वो एसेट यूज हुई है उतने साल का डेप्शन आगे के ईयर्स। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके जी। अब हम डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन नंबर, कह रहे हैं दिलराज और ये कि नहीं हुआ है, वो है क्वेश्चन नंबर कौन सा? टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी बोलिए सर। एक बार बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 10 भी डिस्कस कर लीजिएगा। बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 10 भी इसके बाद करा देते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहा हूं मैं। ये बुकलेट के क्वेश्चंस हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ते हैं क्वेश्चन। Sumit purchased Amit's business on 1st April 2021. Goodwill was decided to be valued at 2 years purchase of the average normal profit of last 4 years profit for the past 4 years पर। अच्छा ठीक है, फिर कहते हैं जी फर्स्ट पॉइंट में abnormal loss of 20,000 was debited to profit and loss account for the year ended 31st March 18. A fixed asset was sold in the year ended 31st March 19 and gain or profit of 25,000 was credited to the profit and loss account. In the year ended 31st March 20, assets of the firm were not insured due to oversight. Insurance premium not paid was 15,000. तो चलिए मैं आपके साथ क्वेश्चन करता हूँ शेयर। ईयर कौन कौन से हैं हमारे? 18, 19, 20, 21। ठीक, तो हम लोग लिख लेते हैं हेडिंग एज यूजुअल
year, details, profit and loss, adjusted profit and loss। आज सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, जितने भी और कोई डाउट है तो वही बताइएगा। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो वो, जैसे कीर्ति ने क्वेश्चन मुझे भेज दिया, थोड़ा सा प्रिंट देखिएगा कि साफ आप भेजें उसमें, तो वो स्क्रीन पे शेयर करके मैं सबको करा दूंगा। ईयर वैसे तो लास्ट लेने होते हैं तो बेटर रहता है कि नीचे शुरू करते हैं, जब जैसे दिया हुआ। इससे कोई ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि ऊपर से स्टार्ट करें या नीचे से, पर बेटर रहता है नीचे स्टार्ट करें। पर यूजली कई स्टूडेंट ये बोलते हैं सर ऊपर से स्टार्ट करने में हमें ये आसानी रहती है कि जिस ऑर्डर में लिखा हम उसी ऑर्डर में उतार देते हैं। तो जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे वह लिखें, इसके लिए कोई थंब रूल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो हम ऊपर से ही शुरू कर लेते हैं। एक स्टूडेंट ने मेरे को कहा कि सर ऊपर से मुझे कन्वीनियंट लगता है, तो मैं उसी को देखते हुए चल रहा हूँ। तो 31 मार्च 18 को 80,000 है प्रॉफिट्स। हम लोग लिख लेते हैं 31 मार्च 18 को प्रॉफिट है आपका 80,000। और एक एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। एडजस्टमेंट क्या है यहाँ पर? 18 वाले में फर्स्ट एडजस्टमेंट है यहाँ पर। हाँ, ये फर्स्ट है। Abnormal loss of 20,000 was debited to profit and loss account for the year ended 31st March 18। तो इन्होंने एक एबनॉर्मल लॉस दिखाया। एबनॉर्मल लॉस दिखाने का मतलब क्या है? इतने प्रॉफिट्स को कम कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। सही करने के लिए क्या करना होगा? पिछली क्लास से पढ़ रहे हैं, वापस हम ऐड कर देंगे। तो वी विल ऐड बैक एबनॉर्मल लॉस, प्लस कर रहा हूं एबनॉर्मल लॉस 20,000। और इसके बाद जो है ये हो गया भाई आपका एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट 1 लाख। थोड़ा सा राइटिंग जो है मेरी बड़ी खराब हो जाती है, एक्चुअली स्क्रीन पे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वैसे तो इतने सालों से 25 साल से व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, अब स्क्रीन पे लिखने में थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ हो जाती है। अगर कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा होगा तो आप प्लीज बताइएगा। 31 मार्च 19 में क्या दिया हुआ हमें? 31 मार्च 19 में 1,45,000 की प्रॉफिट्स है। तो प्रॉफिट्स 1,45,000। और एक एडजस्टमेंट यहाँ पर भी है। एडजस्टमेंट क्या थी यहाँ पर? 19 वाले में कह रहे हैं a fixed asset was sold in the year and a profit of 25,000 was credited। इन्होंने क्या किया? एक फिक्स एसेट को बेचा, उसमें 25,000 रुपीज का प्रॉफिट आया, और उस 25,000 के प्रॉफिट को इन्होंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, यानी कि प्लस कर दिया उसके अंदर। तो भाई ये एबनॉर्मल नेचर का प्रॉफिट है, उसको प्लस नहीं होना चाहिए, हमें तो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। हम उसको हटाएंगे, एक्सक्लूड करने के लिए क्या करेंगे? जो प्लस हो गया उसको हम माइनस कर देंगे। तो माइनस इसमें से हो जाएगा एबनॉर्मल प्रॉफिट। आप और चाहे तो यहाँ पे डिटेल में भी लिख सकते हैं, कि जरूरी नहीं कि एबनॉर्मल प्रॉफिट लिखें, आप चाहे तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट भी लिख सकते हैं। और इसका जो अमाउंट है वो है 25,000। हमने इसका इफेक्ट नलिफाई किया, तो प्रॉफिट्स हमारे जो बचे वो बचे भाई 1,20,000। इसके बाद हम आ जाते हैं 31 मार्च 20 में। इसमें क्या हुआ? 31 मार्च 20 में 1,60,000 के प्रॉफिट्स हैं। तो प्रॉफिट लिख देते हैं हम 1,60,000। और यहां पर भी एक एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है। थर्ड, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, assets of the firm were not insured due to oversight। इन्होंने क्या किया कि एक एसेट को इंश्योर कराया था, इंश्योर नहीं कराया था, भूल गए, कोई एसेट का इंश्योरेंस कराना भूल गए। तो जब ये इंश्योरेंस अगर कराना भूल गए तो खर्चा तो वो था, वो गलती से खर्चा छूट गया, तो सही मायने में उनके प्रॉफिट्स कितने? नॉर्मल प्रॉफिट्स पता करने होते हैं। तो अगर ऐसा नहीं कि कोई आप अपना खर्चा
हटा दें और अपने प्रॉफिट को बढ़ा लें और अपनी गुडविल बढ़ा दें, तो ये सही तरीका नहीं होगा। सही तरीका क्या होगा कि नॉर्मल कंडीशंस में नॉर्मल खर्चों को लिखते हुए आप क्या अर्न करते हो वो हमें पता होना चाहिए और उसके बाद हम निकालते हैं आपके। तो यहाँ पर आपने 15,000 रुपीज का एक एक्सपेंस नहीं लिखा है, तो हम उस एक्सपेंस को लिखेंगे। तो माइनस इंश्योरेंस का खर्चा, ये लिखा नहीं गया है, हम लिखेंगे और सही प्रॉफिट पता करने के लिए बताएंगे कि इन फैक्ट में इनके अगर सही प्रॉफिट की बात करें तो 1,60,000 में से 15,000 का एक खर्चा छूट गया था और रियल प्रॉफिट्स कितने हैं 1,45,000 के। फिर इसके बाद भाई 31 मार्च 21 में प्रॉफिट दिए हुए हैं और जो प्रॉफिट्स हैं ये हैं प्रॉफिट आपके 2 लाख रुपीस के। तो इनको लिख दीजिए 2 लाख, ये डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि इस बार कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो सारे स्टूडेंट साथ में हैं, तो टोटल भी बताइए मुझे कितना हो रहा है इसका टोटल। सर 5,65,000। ठीक है, 5,60,000 टोटल प्रॉफिट 5,65,000। इसके बाद हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट 5,65,000 और कितने इयर्स का थे प्रॉफिट यहाँ पर कितने साल के दिए हुए प्रॉफिट 4 इयर्स के हैं। यस सर। 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया सर 1,41,250। 1,41,250। ठीक है जी। इसके बाद हम गुडविल निकाल देते हैं 1,41,250 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं 2 सर 2 इयर्स। तो देखिए कितना आ गया सर 2,82,500। 2,82,000। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पहले डिस्कस करते हैं। 6 से थोड़ा सा चेंज के साथ में वेटेड मेथड है, तो वो हम इसके बाद से शुरू करते हैं, फिर हम वेटेड वाले सारे क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल के भी खत्म करेंगे। क्या कहते हैं जी, फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म if the goodwill of the firm on the basis of 3.5 years purchase is 70,000। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि उन्होंने गुडविल आपको खुद ही कैलकुलेट करके दे दी और आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया कि आप बताओ स्टार्टिंग में पीछे जाके कि वो एवरेज प्रॉफिट कितनी थी। तो कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही सिंपल है। आप पहले क्या कर लो, इसमें अपने स्टेप्स पे आ जाओ। आपको मैं याद कराता हूँ, देखिए आप करते कैसे थे। सबसे पहले आप क्या करते हो, स्टेप बता रहा हूं मैं आपको। आप एवरेज प्रॉफिट लिखते हो, एवरेज प्रॉफिट निकालते हो आप, फिर एवरेज टोटल करते थे, टोटल करते एवरेज निकालते थे, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे आप, टोटल प्रॉफिट्स ले करके, अगर आपको याद होगा। आप उसके बाद क्या करते थे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते थे आप, ठीक है। और उसके बाद क्या करते थे आप, गुडविल कैसे कैलकुलेट करते थे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर करते थे। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। गुडविल आंसर दे दिया और पीछे की तरफ चलने का बोल रहा है, वो बोल रहा है ऊपर की तरफ चलो, यानी कि जो स्टेप आप पहले करते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो रिवर्स ऑर्डर में शुरू कर दीजिए। तो लास्ट स्टेप से उल्टा चलने पड़ेंगे तो पहले वाले स्टेप पे पहुंच जाएंगे। उन्होंने पहले स्टेप पर उन्होंने बताया कि गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो 3.5 ईयर के परचेज के बेसिस पे 70,000 है। तो बस अब हम इसी से ही चलते हैं, यहाँ पर इसको करने का तरीका समझते हैं। लास्ट स्टेप को पहले लिख लें। कैसे लिखते हैं, लास्ट स्टेप में क्या है, फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो क्वेश्चन में हमें गुडविल दे दिया उन्होंने 70,000 थी ना, 70,000। तो गुडविल तो क्वेश्चन में दे दिए 70,000, हमें 70,000 लिख दिया। और उसने बोला कि एवरेज प्रॉफिट आप बताओ, तो
एवरेज प्रॉफिट हमें पता नहीं, हमने इसकी जगह एवरेज प्रॉफिट लिख दिया। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने 3.5। अगर हम इसी को सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 70,000 डिवाइडेड बाई 3.5 इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। ये एक नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कुछ अलग फिगर के साथ। एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर दिया तो 20,000। मेरे को लगता है बात समझ में आ गई होगी। सिर्फ इतनी सी बातें हमें आंसर दिया तो लास्ट गुडविल का स्टेप दे दिया। गुडविल कितनी है तो आप रिवर्स ऑर्डर में शुरू कर दीजिए, आप किस लेवल स्टेज पे पहुंच जाएंगे। तो किन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 पूछा था वो बताएं, उनका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कुछ मुझे दोबारा बताना है तो बताएं, किन्होंने पूछा था क्वेश्चन नंबर 10? मैंने पूछा था। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया? यस सर। तो अब हम आगे चलते हैं सर। हाँ जी, सर बोलिए। लेकिन इन क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ सर 3.5 ਹੈ तो ਦੱਸਿਆ नहीं कि 3.5 परचेज ईयर है सर। देखिए ना, आप इसकी भाषा पढ़ के देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझिएगा प्लीज। आपको ये देखना है क्वेश्चन में देखा ऑन द बेसिस ऑफ 3.5 years परचेज, है नहीं? 3.5 years परचेज इज 70,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March फॉर द लास्ट 4 years वर एज फॉलोज 15,400, 17,600, 23,400 एंड 24,620। फिर इन्होंने बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ weighted average profits after weights of 1, 2, 3 and 4 respectively to the profits of 2000, 2001, 2002 and 2003। देखिए अब जो टॉपिक है ये थोड़ा सा चेंज है। एवरेज प्रॉफिट के बजाय यहाँ पर हमसे कहा गया कि आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट किसी वेटेड का ही अगला मेथड है। सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पे हमें वेटेड प्रॉफिट्स को यूज करना होता है, ना कि सिर्फ एवरेज। अब सवाल ये उठता है कि वेट का मतलब क्या है। देखिए वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, अहमियत से। कभी कभी क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा। पहले कॉमन से एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर हम जनरल वे में बात करें वेट का मतलब समझने के लिए, जो स्टैटिस्टिक्स में भी आप वेटेड कैलकुलेशंस करते हो वहां पे भी आपके ये यूज हो सकती है बात। ये समझाता हूं मैं कि आपको मैं एक एग्जांपल देके पूछता ही हूं। मैं क्वेश्चन किससे पूछूंगा? चलो सोना से बात करते हैं। तो सोना आप जरा मुझे ये बताना कि इसमें से एक लड़की है सीता और एक लड़की है गीता, ठीक है। यस सर। के अकाउंट्स में आते हैं 90,000 और आर्ट्स में, ड्राइंग्स में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट में आते हैं ये अकाउंट्स में आ रहे हैं इसके 90 मार्क्स आउट ऑफ 100, 90 मार्क्स है, ठीक है। और आर्ट्स में इसके मार्क्स हैं 20, 100 में से दोनों में। और इस बच्चे के गीता के जो हैं अकाउंट्स में आ रहे हैं 20 और आर्ट्स में आ रहे हैं 95। बताइए आप कौन सा बच्चा अच्छा मानते हैं, सीता को कि गीता को? सर सीता को। सीता को। अच्छा यश आप बताओ, आप किसको अच्छा बच्चा मानते हो?
यश है ना क्लास में? शुभी, आप किसको अच्छा मानते हो? सर सीता। सीता को, क्योंकि सीता के अकाउंट्स में नंबर जाते हैं। ये आप अच्छे स्टूडेंट उसको कह रहे हो। देखिए, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। अगर हम अकाउंट्स के फील्ड की बात करें तो अकाउंट्स के फील्ड में अगर आपको जाना है तो हम अकाउंट्स के मार्क्स देखेंगे। अगर मान लीजिए कि इनको फैशन डिजाइनिंग में या आर्टिस्टिक वाले डिजाइनिंग वाले फील्ड में जाना है तो फिर इसका मतलब गीता ज्यादा बेहतर है। तो सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर ये मान लेते हैं कि निफ्ट के एग्जाम के लिए जा रही हैं तो इनके आर्ट्स के मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, वहां पर आर्ट्स के मार्क्स की इंपॉर्टेंस होगी और ये वाले मार्क्स की इंपॉर्टेंस नहीं होगी। हाँ, अगर अकाउंट से रिलेटेड फील्ड में जा रहे होंगे, ठीक है, सीए के लिए जा रहे हैं या किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए जा रहे हैं, तो फिर अकाउंट्स के फील्ड की इंपॉर्टेंस है और ड्राइंग की या आर्ट्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो इंपॉर्टेंस होती है, इंपॉर्टेंस का मतलब अहमियत। तो आप ऐसे ही नहीं डिसाइड कर सकते कि उसके अकाउंट्स अच्छी है तो वो अच्छा बच्चा है, वो अपने फील्ड में दूसरे फील्ड में भी वो अच्छा हो सकता है। तो इसी से मतलब आपको समझना है कि वेटेज, तो वेटेज अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का होता है। तो वेट क्या है कि अब यहाँ पे प्रॉफिट्स हैं हमारे पास 3-4 साल के। अब अगर हम करंट सिनेरियो में बात करें, इस समय करंट सिनेरियो में, जैसे इस साल 21 में 20 में 2 साल तक जो है कोविड से परेशान है, तो यहाँ पे प्रॉफिट सारे इफेक्टेड हैं। अगर हम पिछले 4 साल का एवरेज निकाल रहे हैं तो कभी कभी एक बात ये हो सकती है, मन में आ सकती है कि भैया इससे पीछे वाले प्रॉफिट को स्टडी करो, कोविड वाले में तो कोई अहमियत ही नहीं है, कोविड वाले की तो इंपॉर्टेंस ही नहीं, क्योंकि कोविड में तो डिस्टर्बेंस चल रही थी। तो हमें किस चीज को, किस ईयर को, किस समय इंपॉर्टेंस देनी है, वो बड़ी मतलब की बात रखती है। तो इसी के बेसिस पे एक्सपर्ट्स जो है वो डिसाइड करते हैं ईयर की वेटेज। तो जिस ईयर में 3 वेट है, किसी में 2 वेट है, किसी में 1 वेट है, तो यानी कि जहां पे 3 वेट है वहां पे 3 टाइम्स इंपॉर्टेंस है उसकी। यहाँ पर भी अगर हम किसी आर्ट स्कूल की बात करेंगे तो गीता के मार्क्स जो है वो अकाउंट्स के नहीं देखे जाएंगे, गीता के जो मार्क्स हैं वो आर्ट्स के देखे जाएंगे। और अगर हम किसी अकाउंटिंग प्रोफेशन में जाने की बात करेंगे तो सीता के मार्क्स जो होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे। और वो कौन से कंसिडर किए जाएंगे? अकाउंट्स के, तब आर्ट्स के कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंस या अहमियत की बात है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी वर्ष में डिस्टर्बेंस होती है तो उसकी इंपॉर्टेंस कम कर देती है। तो इंपॉर्टेंस किसी किसी जगह पर क्या है कि सारे इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है तो उस जगह पर इंपॉर्टेंस उसकी ज्यादा बढ़ा के देखनी है, तो हम वहां पर वेट बढ़ा देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये सब तो हमने सिर्फ मतलब समझने के लिए किया है। तो होगा क्या कि क्वेश्चन में वेट दिए रहेंगे, जब आपको क्वेश्चन में वेट दिए रहेंगे तो आपने क्या करना है, वेट्स को उसमें मल्टीप्लाई करके फिर क्वेश्चन को अटेंड करना है। तो चलिए मैं आपके साथ एक क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको समझ में आता है, आ जाएगा आगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 जो था ये हमारा शीट का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इसमें शीट में चलूं और इसमें देख लूं कि कितने कितने प्रॉफिट्स दिए और कौन से ईयर में। 2000 से प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, तो हम 2000 से प्रॉफिट्स को लिख लेते हैं। प्रॉफिट्स, सारे बच्चे कह रहे थे, 2-3 बच्चों ने कहा कि सर हमें जो है ना इसमें ईज है, तो मैंने आपको वैसे ये ईज है ऊपर से लिखने के लिए, ऊपर से स्टार्टिंग ऑर्डर, तो आप कैसे भी करो, उससे कंफर्टेबल रहना चाहिए करने में। तो हम 2000 पे आए, फिर इसके बाद ईयर कौन सा दिया हुआ है हमें, 2001, 2002, ठीक है, 2001, 2002 एंड 2003। यहाँ पे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो दिए उनको लिख लें हम। तो प्रॉफिट थे यहाँ पर पहला था 15,400, फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट है कहाँ गए, यस 17,600, तो 17,600। फिर इसके बाद है आपका प्रॉफिट 23,400, फिर इसके बाद है आपका 24,620,
ऐसे हम पहले भी लिखते थे, अब भी वैसे ही लिखा जैसे हम कर रहे हैं। वो फर्क इतना है कि यहाँ पर हमें वेटेड इफेक्ट करना है। तो अब अगले काम क्या करते हैं, इसमें हम वेट्स लिखते हैं। वेट्स क्वेश्चन में आपको गिवन और हम इस क्वेश्चन में वेट्स लिखेंगे। तो वेट्स देखिए, एक यहाँ पर दिया हुआ है आपके 1 2 3 4, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि वेट्स किस ऑर्डर में लिखने हैं। उसने बताया कि 2000 वाले का वेट 1 है, 2001 वाले का 2 है, और 3 और 4 आ गया। 1 2 3 4। ये लो, इसको मैं चेंज कर देता हूं। ये ईयर है, ये प्रॉफिट, ठीक है भाई। ईयर प्रॉफिट वेट लिख लिया हमने 1 2 3 4। अब देखिए वेट्स जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत है। यानी कि पहले वाले साल की 1 वैल्यू है, तो जो लास्ट वाला ईयर है उसकी 4 टाइम्स उसकी वैल्यू है। तो जैसे आर्ट्स के स्कूल में आर्ट्स वाले की ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, उस वाले की कम इंपॉर्टेंस होगी, तो वो उसी तरह से इंपॉर्टेंस के हिसाब से यहाँ पे वेट्स को दिया जाता है। और वेट्स को क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है। हम इसमें क्या करते हैं, इसके बाद इसको प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों कॉलम्स को। तो कोई अगर ये कहे कि इसको मल्टीप्लाई करना है तो मैं भूल जाता हूँ, तो देखिए इस तरफ ईयर है, ईयर को तो मल्टीप्लाई करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो 15,400 into 1, so 15,400। फिर इसके बाद 17,600 into 2, तो it will be 35,000। 35,200। Then 70,200 और 98,480। 98,480 के बाद हम इसका टोटल करेंगे 2,19,280। 2,19,280। फिर हम यहाँ पर अब एक छोटा सा चेंज करते हैं। पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते होते थे, अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और यहां पर क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट किया जाता है। ये ध्यान देने की बात है। तो वेट का टोटल भी करना होगा, 1 + 2 + 3 + 4, तो वेट 10। तो ये हो जाएगा 2,19,280 डिवाइडेड बाय 10, सो इट विल बी 21,920। फिर हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना होता है एज यूजुअल नंबर ऑफ परचेज। केवल एक चेंज क्या हो गया आपका कि आपको एवरेज की जगह पर वेटेड एवरेज, सो 21,928 और नंबर ऑफ परचेज ईयर यहाँ पर है आपके 3। ये हो जाएगा आपका 65,784। अब हम इसी तरीके से बुक का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। बुक में 13 और 14 दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 13 क्वेश्चन में सिंपल है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। आप सीधा सीधा यहाँ पर ईयर है, नंबर ऑफ ईयर 5 है, उसके बाद इनके वेट्स दे दिए 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ ईयर्स के बाद वेट्स लिखिए, वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करिए, वेट और टोटल निकाल करके वेट से डिवाइड करिएगा, ये ध्यान रखना है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। जब आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा तो उसको नंबर ऑफ परचेजर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और करता हूं, और वो क्वेश्चन नंबर 40 है।
Raman and Daman are partners sharing profits in the ratio of 60:40 for the last 4 years. They have been getting annual salaries of 50,000 and 40,000 respectively. The annual accounts have shown the following net profits before charging partner salaries. Year ended 31st March 19, 1,40,000, 2020 1,01,000, then 2021 1,30,000. On 1st April 2021, Zeno is admitted to the partnership for 1/4 share in the profit without any salary. Goodwill is to be valued at 4 years purchase of the weighted average profit of last 3 years after partner salaries. Profits to be weighted as 1, 2 and 3, the greatest weight being given to the last year. चलिए हम व्हाइट बोर्ड पे चल रहे हैं आपके सर और इस क्वेश्चन को भी अटेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 टीएस के बाद हम लोग ईयर लिख लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम प्रॉफिट्स लिख लेते हैं। $1,40,000, 1,01,000 and 1,30,000। ईयर है आपके 19 से शुरू हो रहे हैं, तो उसी ऑर्डर में लिख लेते हैं जिस ऑर्डर में दिए हुए। $19, $20 and $21 प्रॉफिट्स जो हैं वो आपके दिए हुए हैं। प्रॉफिट्स हैं भाई आपके, पहला था 1,40,000, 1,40,000। उसके बाद दिया हुआ है आपको 1,01,000 और फिर आपको दिया हुआ है भाई 1,30,000। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक बात उन्होंने कही थी हमसे कि यहां पर द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट है। और एक बात और आगे लिख दी गई बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरीज। इसमें से उन्होंने पार्टनर की जो सैलरी का खर्चा है वो तो लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट्स हैं वो सही प्रॉफिट नहीं है। तो सही प्रॉफिट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है 90,000 हम हर ईयर से कम करेंगे। और किस लिए कम करेंगे, सैलरी के लिए। क्यों सैलरी के लिए कम करेंगे, उन्होंने बताया कि ये जो प्रॉफिट है इसमें से इन्होंने सैलरी तो माइनस करी ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि 90,000 कैसे आया, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई। क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है, ये लिखा है एनुअल सैलरीज हैं 50,000 और 40,000। रमन की 50,000 और दमन की 40,000, तो 50,000 और 40,000 मिला के टोटल हुआ 90,000। 90,000 रुपीज की जो सैलरी है वो लिखी ही नहीं गई, तो इसका ना प्रॉफिट सही नहीं है। तो हमने क्या करा, सबसे 90,000 माइनस कर दिया। और अब देखेंगे कि ये प्रॉफिट्स हैं कितने। तो ये है भाई आपका 50,000, यहाँ पर हो गया आपका 11,000 और यहाँ पर हो गया आपका 40,000। अब हम इनके वेट्स लिख देते हैं। ये एक और बात है, ये एडजस्टेड प्रॉफिट लिखना चाहिए मुझे, मैंने लिख दिया सैलरी, तो इसको मैं थोड़ा सही कर दूं। ये होगा एडजस्टेड प्रॉफिट। वेट्स, और फिर इसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट। तो वेट
ध्यान देना है क्या, किसको वेट सबसे ज्यादा देना है, क्वेश्चन में मेंशन्ड था। एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए, किसको ज्यादा देना है वेट, लास्ट सेंटेंस में दिया हुआ है। इन्होंने बोला है द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर था उसको सबसे ज्यादा वेट देना। लास्ट का मतलब जो लेटेस्ट ईयर है, यानी कि प्रीवियस ईयर की बात है। तो यहाँ पर वेट दे दीजिए। 21 का जो वेट होगा वो होगा आपका 3। ये लास्ट वाले ईयर को सबसे ज्यादा वेट देना है, तो ये 3, ये 2, ये 1। अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 50,000 इंटू 150,000, ये हो जाएगा बाय 22,000, और ये हो जाएगा आपका 1,20,000, और ये हो जाएगा आपका टोटल आपका आ जाएगा 1,92,000। फिर आप निकालोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहां पर हमें वेट्स का टोटल भी करना होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ तरीके से लिख देता हूं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएंगे आपके 1,92,000 डिवाइडेड बाई 6। कितना आ गया भाई? 32,000। और अब हम निकाल लेते हैं गुडविल। सो गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजियर्स। तो 32,000 इनटू नंबर ऑफ परचेजियर कितने हैं भाई? यहाँ पे 4 है। चेक कर लें एक बार। is to be calculated on the basis of 4 years purchase. 4 1,28,000 1,28,000। तो भाई इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस जो हैं ये 14 तक हो गए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 13 बचा है, वो अब आप करिएगा वेटेड। बड़ा ही सिंपल सा है। तो आज वैसे तो प्लानिंग करी थी कि आज हम नया मेथड स्टार्ट करेंगे और सुपर प्रॉफिट मेथड शुरू करना था, तो नो वरीज, उसको हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं। और प्लीज आप क्वेश्चंस करिए, घर में प्रैक्टिस करिए। डाउट्स अगर कोई हैं तो उसकी थोड़ा सा साफ पिक खींच के मुझे पहले से पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि मुझे स्क्रीन में सेट करना होता है। अभी मेरे पास यहाँ पर जो है 10-12 स्क्रीन खुले हुए हैं। एक आपका स्क्रीन खुला हुआ है, एक व्हाइट बोर्ड का स्क्रीन खुला हुआ है, एक शीट का स्क्रीन खुला हुआ है। तो इन स्क्रीन को मुझे शिफ्टिंग करके लाना होता है। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।